Good morning, students. Now we are start our geography chapter. As you know, there are two books. First, Human Geography, and second, Indian People and Economy. We are completed our two chapters in Human Geography's book. Now we are start our second books, Indian People and Economy, and the first chapter, which name is Population Distribution, Density, Growth and Composition. In this book and in this chapter, we are learn how to population distributed and how it is growth, what is the reasons behind population compositions. And you must be know that India is the second largest populous countries in the world. आपको पता है कि भारत के पास जितनी आबादी है, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को मिला करके भी उतनी आबादी उन देशों के पास नहीं है. तो हम ये समझ सकते हैं कि भारत के पास इतनी बड़ी आबादी और इतनी बड़ी आबादी के बाद हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो इन देशों से भी कम है. जब कम रिसोर्स हो और ज़्यादा आबादी हो तो हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है. हमारे लिए हो जाता है कि हम इतनी बड़ी आबादी को कैसे यूज़ करें, हम उसके ज़रूरतों को कैसे फुलफ़िल करें, हम कैसे इन चीज़ों को मैनेज करें. और इसके अलावा इस किताब के अंदर, इस बुक के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो भारत की विविधता है, जो जियोग्राफिकल डिफरेंशिएशंस है, जैसे जो फिजियोग्राफी है, भारत के पास 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं. तो इन 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में भारत की जो आबादी है, जो भारत की पॉपुलेशन है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है. इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद किन रीजन्स में पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो हाई है और किन रीजन्स में पॉपुलेशन जो है और उसकी डेंसिटी लो है. उसके बाद पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसा है. इन सारी चीज़ों को जब आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भारत की जो आबादी है ये कुछ विशेष परिस्थितियों के आधार पे ही डिस्ट्रीब्यूट होती है, कंपोजिट होती है और डेंस होती है. तो हम लोग सीक्वेंस वाइज चलेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और उसके क्या क्या कंडीशंस हैं, पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है. जिसमें सबसे पहला है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जियोग्राफिक डिवीजन्स कैसा है. तो उन जियोग्राफिक डिवीजन्स में आप देखेंगे कि हमारे पास 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं, जिसमें पहला नॉर्दर्न हिमालयन, सेकेंड नॉर्दर्न प्लेन, उसके बाद थार डेजर्ट, उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू, उसके बाद कोस्टल रीजन्स और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास 2 आइलैंड्स ग्रुप हैं. तो इन सारे जगहों पे पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, पॉपुलेशन कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे सबसे कम है, अवेलेबिलिटी किन चीज़ों की होनी चाहिए जिसकी वजह से पॉपुलेशन के बेसिक ज़रूरतों की पूर्ति हो, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान देना होगा. अब इसमें सबसे पहले आप फिगर 1.1 को देखिए, अपनी किताब में आप देखिएगा. तो इसमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसमें ये देखिएगा कि यहाँ पे एक चीज़ सिग्निफाई किया हुआ है कि 1 डॉट मेजर 2 लाख पीपल्स, यानी कि जहाँ पे एक डॉट दिख रहा है इट मीन्स कि उस पर्टिकुलर रीजन में वहाँ पे 2 लाख पीपल्स की आबादी है, वहाँ पे पॉपुलेशन है. तो इस चीज़ को आप मेज़र करके फिगर 1.1 को देखिएगा, जिसमें आपको हाईली डेंस एरिया में आपको दिखेगा आपका कैपिटल रीजन दिल्ली. उसके बाद पूरे के पूरे जब आप फिगर को देखेंगे, मैप को देखेंगे इंडिया के, तो आपको सबसे ज़्यादा आबादी या सबसे ज़्यादा डॉट्स दिखेंगे वो आपको दिखेंगे गंगा के मैदानी एरियाज़ में. और आपको उसके बाद जो हाईली डॉट्स दिखेंगे वो आपको दिखेंगे कोस्टल रीजन्स में, केरला में, वेस्ट बंगाल में. तो ये रीजन्स आपको हाईली पॉपुलेटेड रीजन की तरह सिग्निफाई होगा. अब इसके पीछे का कारण क्या है, क्या हो सकता है कि इन जगहों पे सबसे ज़्यादा आबादी है. तो हम इन चीज़ों को ऐसे समझेंगे कि आबादी या पॉपुलेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, सबसे मस्ट जो नीड्स होती है वो वाटर की होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जो कि आपको पता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि जो गंगा का मैदानी भाग है, गंगा यमुना का मैदानी एरिया है, वो एरिया क्लीन वाटर के हिसाब से बहुत ही गुड एरिया माना जाता है. वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत अच्छे से मिलती है, वाटर रिसोर्स बढ़िया होता है,
वाटर रिसोर्स बढ़िया होगा तो आपके लिए जो बेसिक नीड्स दूसरी होती है वो है एग्रीकल्चर के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए, मतलब एक तरीके से भोजन के लिए आप डिपेंड होते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर। अगर आप प्राइमरी स्टेज से आप देखिए तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, तो वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर के साधन मिल जाएंगे, क्योंकि नदियाँ हैं, सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी, प्लस फ्लैट सरफेस है और वो भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, क्योंकि जो गंगा और यमुना की मिट्टियाँ आती हैं तो वो बहुत उपजाऊ होती हैं और यहाँ से पूरे मैदानी भाग को कवर करते हुए वो जाती हैं, तो अच्छी खेती होती है। आपको पता है कि हमारे वेस्ट यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल की फसल होती है और भारत का मुख्य आहार भी यही है। तो एक कारण ये होता है कि यहाँ पे जो आबादी वितरित हुई है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नीड्स। तो इस वजह से यहाँ पे आबादी हम कह सकते हैं कि डेंस भी है और सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ पे निवास करती है। इस हिसाब से आप देखिए आपकी किताब में कुछ बेसिक फैक्ट्स भी इसमें लिखे हुए हैं। कॉलम है आपका, जो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एंड इट इज़ क्लियर दैट इंडिया हैज़ अ हाईली अनइवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज in the country appendix show that the UP has the highest population, followed by Maharashtra, Bihar, West Bengal and आंध्र प्रदेश। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद अगर क्रमवार देखा जाए तो महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश का स्थान है, जहाँ पे यूपी के बाद सबसे ज़्यादा आबादी डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि जो ये आपको फिगर है, उसके बाद आप देखिए तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पे पूरी जनसंख्या का 76% पॉपुलेशन सिर्फ इन जगहों पे है। यानी कि पूरे देश में जितनी पॉपुलेशन है उसकी 76% पॉपुलेशन तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात एंड यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। तो इस तरीके से आप देखिए कि कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में सारी आबादी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आबादी, करीब 76% का पॉपुलेशन निवास कर रहा है। ये चीज़ आप इसको ज़रूर मेंशन करिएगा। अब उसके बाद, इस चीज़ के बाद आप देखिएगा कि J&K, जम्मू कश्मीर, जहाँ पे पूरे भारत की आबादी का 0.98%, अरुणाचल प्रदेश पूरे भारत की आबादी का 0.11%, उत्तरांचल पूरे भारत की आबादी का 0.83% ही निवास करती है। जबकि इनकी जो भौगोलिक आप आकार देखेंगे, आप इसके जो फिजियोग्राफिक एरिया को देखेंगे तो ये अच्छे खासे एरिया कवर करते हैं। तो क्या रीज़न हो सकता है कि इतनी जियोग्राफिकल एरियाज़ कवर करने के बाद भी यहाँ पे आबादी कम है? क्यों? क्योंकि ये चीज़ें एक तरीके से बहुत अनइवन है, ये हिमालयन माउंटेन रीजन में आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बेसिक नीड्स है पॉपुलेशन का वो पूरा नहीं हो पाता। अब इसमें एक चीज़ और है, एक फैक्ट और है कि धीरे धीरे विकास के क्रम में कुछ चीज़ें ऐसे डेवलप्ड हो गई जिसकी वजह से कुछ रीजन में जहाँ पे पहले आबादी कम थी या पॉपुलेशन कम था, वहाँ पे पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा, वहाँ पे लोग रहना शुरू कर दिए या माइग्रेट होना शुरू कर दिए। जिसमें आप राजस्थान को लेंगे तो राजस्थान चूँकि बहुत बड़ा पार्ट उसका डेजर्ट एरिया है और बहुत ज़्यादा राजस्थान में बरसात भी नहीं होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी बहुत कम है, लेकिन सिंचाई के विकास के कारण वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को फुलफिल किया गया। पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ पे कैनाल बनाया गया, जिसकी वजह से वहाँ पे खेती संभव हो पाई, एग्रीकल्चर प्रोसेस चल पाया, तो धीरे धीरे आबादी वहाँ पे बढ़ना शुरू हुई। इसी तरीके से झारखंड एक रीजन है जो काफ़ी अनइवन रीजन है, प्लेट्यू रीजन में आता है, और स्टार्टिंग में वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब विकास के क्रम बढ़े, डेवलपमेंट गोल्स बढ़े और वहाँ पे जब रिसोर्सेज मिलना शुरू हुआ तो इंडस्ट्रीज़ लगी, तो फिर वहाँ पे बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद स्पेशली जब आप दक्षिण के राज्यों में जाएंगे, कोस्टल रीजन्स के अलावा और जो एरियाज़ हैं जो अनइवन हैं, जो प्लेट्यू रीजन में आते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट
को बड़ा डेवलप किया गया, तो ट्रांसपोर्टेशन के डेवलप की वजह से वहाँ पे और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चले, जिसकी वजह से फिर वहाँ पे आबादी का विकास हुआ। तो ये कुछ रीजन है जो एक तरीके से हम कहते हैं ह्यूमन मेड रीजन्स की वजह से, ह्यूमन मेड रीजन्स की वजह से वहाँ पे आबादी बढ़नी शुरू हुई कालांतर में धीरे धीरे। इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा। अब पॉपुलेशन के डेवलपमेंट में 3 फैक्ट्स हैं, जिसमें कि सोशल फैक्ट्स, सेकेंड इकोनॉमिकल फैक्ट्स एंड थर्ड हिस्टोरिकल फैक्ट्स। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सारे सभी में मिलकर के मेजर में, कि एग्रीकल्चर का जो विकास हुआ, एग्रीकल्चर का जो इवोल्यूशन हुआ, एग्रीकल्चर के इवोल्यूट होने के बाद आबादी सबसे ज़्यादा फोकस की उन जगहों पे जहाँ पे एग्रीकल्चर सफिशिएंटली हो पा रहा था, जहाँ पे खेती हम कर पा रहे थे। फिर धीरे धीरे जैसे मानव विकास के क्रम में आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो एग्रीकल्चर के बाद ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि फिर जो गुड्स, फाइनल गुड्स होंगे उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़। उसके बाद फिर और विकास के क्रम में जब हम आगे आए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जब आगे बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद फिर चीज़ें और निकल करके बाहर आनी शुरू हो गई, हमारी बेसिक ज़रूरतें बदल गई। तो इसकी वजह से पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन था, पॉपुलेशन का जो डेंसिटी प्रोसेस था, वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हुआ, और जो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड पॉपुलेशन था वो धीरे धीरे बदल करके इंडस्ट्रियलाइजेशन ओरिएंटेड पॉपुलेशन की तरह कन्वर्ट होना शुरू हुआ। अब आप जब डेंसिटी पे ध्यान देंगे तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंस एरियाज़ हैं वो पर्टिकुलरली रिवर रीजन में है, जो रिवर बैंक एरियाज़ है जहाँ पे पर्टिकुलर नदी बह रही है, और जो कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ पे पॉपुलेशन डेंस सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहा है। हालांकि पॉपुलेशन के होने की वजह से वहाँ पे नेचर का जो ज़बरदस्त मोलेस्टेशन हुआ वो एक चीज़ बन करके आई सामने, नेचर का हमने बड़ा मिसयूज़ किया। लेकिन फिर भी आज तक अगर आप देखिए तो आज भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेंस पैटर्न है वो इन्हीं रीजन्स में सबसे ज़्यादा है। यानी कि जहाँ पे जैसे आप एग्जांपल में लीजिए, गंगा यमुना का मैदान ले लीजिए, यहाँ पे दुनिया की भारत की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है। उत्तर प्रदेश बिहार का एरिया देख लीजिए। उसके बाद आप कोस्टल रीजन्स को देख लीजिए, जो प्रायद्वीपीय भारत है, वहाँ पे भारत की बहुत बड़ी आबादी निवास करती है। कारण रहा है कि जो रिवर रीजन रहे हैं वहाँ पे हम एग्रीकल्चर बहुत आराम से कर पाते हैं, और जो जो कोस्टल एरियाज रहते हैं वहाँ पे फिशरीज एक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेटिव एक्टिविटी की वजह से वहाँ पे सबसे बड़ी आबादी निवास करती है। तो एक कंडीशंस ये यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब सेकेंड थिंग देखेंगे आप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जिन जगहों पे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस तेज हुआ वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा, पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ी। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताऊँ तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, ये एक सिटी एरिया था, अर्बन एरियाज़ हैं। और ये अर्बन एरियाज़ क्यों बने? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इंडस्ट्रीज़ एक्टिविटी यानी कि टेरिटरी सेक्टर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे लोगों के रोजगार के साधन लोगों को बहुत ज़बरदस्त मिल जाता है। तो इस तरह हम अब आगे देखते हैं कि हमारा दूसरा टॉपिक है इसमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि क्या रीज़न रहा है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती, पॉपुलेशन का डेंस पैटर्न है वो किस चीज़ को फॉलो करता है, कैसे ये डेंसिटी बढ़ती है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि डेंसिटी को हम कैसे समझ पाएंगे। दैट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस एज अ नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर, आप इसको रख लीजिए, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो इस आंकड़े के हिसाब से हम उस पर्टिकुलर रीजन का डेंसिटी निकाल सकते हैं, उसका घनत्व निकाल सकते हैं। जैसे 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में 100 लोग रहते हैं, और दूसरे जगह पे अगर हम देखें तो दूसरे रीजन में अगर 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में 1000 लोग रहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंड रीजन है, जो सेकेंड एरिया है उसकी डेंसिटी हाई है, और जो फर्स्ट रीजन है, जो पहला एरिया है, उसकी जो डेंसिटी है वो लो है। अब इस हिसाब से जब हम पूरे विश्व के आंकड़ों में देखेंगे भारत का आंकड़ा, तो हमारे यहाँ 2001 का जो डेमोग्राफिक रीजन्स का हमको मिला हुआ है आंकड़ा, उसमें 313 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर भारत का जो पूरा एरिया, अब जब हम पूरे सम ऑफ में निकालेंगे तो
टोटल भारत के हिसाब से भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में 313 लोग निवास करते हैं। तो इस आंकड़े के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत एक हाईली डेंस कंट्री के रूप में माना जाएगा। और अगर इसमें हम वर्ल्ड वाइड के हिसाब से देखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईली डेंस है तो भारत इसमें तीसरे स्थान पे आता है। और अगर टोटल में देखो तो सबसे पहले स्थान पे आता है बांग्लादेश, जो 849 पर स्क्वायर किलोमीटर में 849 पर्सन। उसके बाद जापान 334 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और जो आपका इंडिया है वो थर्ड पोजीशन पे है। मैंने आपको बताया कि 330 पर्सन इन पर स्क्वायर किलोमीटर रीजन में ये रह रहे हैं। तो अभी हमने वर्ल्ड वाइड देखा, अब हम अपने देश के अंदर इस चीज़ को देखते हैं कि भारत में सबसे हाईली डेंस एरिया कौन सा है और सबसे कम डेंस एरिया कौन सा है। तो इसमें सबसे लो डेंसिटी जो है 13 पर्सन, ओनली 13 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर सिचुएटेड अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम घनत्व पाया जाता है, 13 व्यक्ति 1 स्क्वायर किलोमीटर में निवास करते हैं। उसके बाद जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वहाँ पे 9340 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। सोचिए आप कि 1 किलोमीटर एरिया में 9340 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। फिर नॉर्दर्न स्टेट के बारे में बात करें तो स्टेट वाइज तो वेस्ट बंगाल 903 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, बिहार 880 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। आफ्टर दैट यूपी हमारा अपना स्टेट उत्तर प्रदेश 690 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये भारत के हाईली डेंस एरियाज हैं। अब हम अगर कोस्टल रीजन्स के बारे में बात करें तो कोस्टल एरियाज में जो हाईली डेंस स्टेट है वो है केरला 819 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। आफ्टर दैट तमिलनाडु 480 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे हाई डेंसिटी पाई जाती है। मीडियम डेंसिटी वाले स्टेट हैं वो है असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा। यहाँ पे मीडियम डेंसिटी पाई जाती है। और इसके बाद जब हम माउंटेन रीजन्स की बात करें तो इसमें है असम को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने माउंटेन रीजन्स हैं स्पेशली नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं हमारे, वहाँ पे लो डेंस पॉपुलेशन पाया जाता है। तो इस पॉपुलेशन पैटर्न को आप समझिएगा, किताब में भी देखते रहिएगा, ये फैक्टेबल हैं। इनको एक तरीके से याद कर लेना है, आपको समझ लेना है। और जब इसको पढ़िएगा तो सामने भारत का मैप जरूर रखिएगा ताकि आप उस पर्टिकुलर रीजन्स को भी देखते रहें और समझते रहें। अब अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान निकोबार को अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी जितने केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे आपको हाई डेंसिटी पॉपुलेशन पैटर्न मिलेगा। यानी कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाए जाएंगे, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा रहती है। इसके बाद हमारा टॉपिक है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की वृद्धि कैसे होती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिएगा कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी कि 2 बिंदुओं पे जब हम किसी चीज़ को रख करके देखेंगे तो इसमें जनसंख्या वृद्धि जो है 2 समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। यानी एक टाइम, सपोज दैट हम बनारस की बात करते हैं तो अब इसको हम आपको एग्जाम्पल की तरह समझाते हैं कि वाराणसी में आप 1990 एक समय बिंदु हो गया, एक टाइम पॉइंट हो गया 1990, और फिर दूसरी पॉइंट आप रख लीजिए 2020, यानी कि 30 साल के डिफरेंस, 30 ईयर्स के डिफरेंट आप देखिए। तो आप 90 में जो पॉपुलेशन है उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और 2020 में जो पॉपुलेशन आज के समय है उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए। और इन समय के बीच में जो चेंज आए हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, या जनसंख्या बढ़ी हो या जनसंख्या घटी हो, ये आपके पॉपुलेशन ग्रोथ को दिखाएगा। ग्रोथ में बी नेगेटिव एंड में बी पॉजिटिव। ग्रोथ नकारात्मक भी होता है और सकारात्मक भी होता है। जब जनसंख्या घटेगी तो हम कहेंगे कि ये नेगेटिव ग्रोथ को शो कर रहा है, और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हम ये कहेंगे कि ये पॉजिटिव ग्रोथ को शो कर रहा है। यानी जनसंख्या के बढ़ने के क्रम को हम कहते हैं पॉजिटिव ग्रोथ और जनसंख्या घटने के क्रम को हम कहते हैं
नेगेटिव ग्रोथ। तो अगर वाराणसी की हम बात करें 90 से लेकर के 20 के बीच में, तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव में हुआ है, यानी कि हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या हमारे यहाँ ऊपर हुई है। अब जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये 2 बेस पे बढ़ती है। इसके 2 मेन बेसिस हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। किताब में भी आप देखिएगा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में टॉपिक में आप देखेंगे इसको। पॉपुलेशन ग्रोथ हैज 2 कंपोनेंट्स नेमली नेचुरल एंड इंड्यूस्ड, वाइल द नेचुरल ग्रोथ इज एनालिसिस बाय असेसिंग द क्रूड बर्थ रेट एंड डेथ रेट। हम लोग जब ज्योग्राफी के ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे तो उसमें ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट। तो जो शोधित अशोधित जन्म दर है और मृत्यु दर है, इसमें जो जनसंख्या बढ़ती और घटती है इसे प्राकृतिक कहते हैं। और दूसरा जो है इंड्यूस्ड, इसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका जो पैटर्न होता है, इंड्यूस्ड कंपोनेंट्स आर एक्सप्लेन्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द पीपल। यानी कि लोगों के पर्टिकुलर रीजन में, जैसे हम बनारस के रीजन को समझा रहे हैं, तो वाराणसी में जो इनवर्ड मूवमेंट हुआ और जो आउटवर्ड मूवमेंट हुआ, यानी कि बनारस में जो बाहर से आए और जो वाराणसी से बाहर गए, तो ये इंड्यूस्ड कंपोनेंट्स के तहत आएगा। यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ को हम 2 तरीके से समझते हैं। एक नेचुरल तरीका है, कितने पैदा हुए और कितने कितने लोगों की मृत्यु हो गई, ये नेचुरल माना जाएगा। और सेकेंड है कि इंड्यूस्ड जिसे कहते हैं, जिसे अभिप्रेरित, हिंदी में अभिप्रेरित कहते हैं, कि कितने आए बाहर से, इसे माइग्रेशन की तरफ समझ सकते हैं कि कितने वाराणसी में बाहर के लोग इन्वॉल्व हुए, यानी कि देश हमारे पर्टिकुलर रीजन में, डिस्ट्रिक्ट में इन्वॉल्व हुए, और कितने आउटवर्ड हुए, यानी कि यहाँ से कितने लोग मूव कर गए। तो ये इंड्यूस्ड आएगा, अभिप्रेरित माना जाएगा। तो इन 2 कंपोनेंट्स के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। लेकिन हम यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ का जो सिर्फ नेचुरल कंपोनेंट्स की बात करेंगे, हमारे टॉपिक में सिर्फ नेचुरल, अभी इस बुक में, इस चैप्टर में नेचुरल कंपोनेंट्स पे ही हम फोकस रखेंगे। इसके बाद सेकंड रीजन के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले भारत की जनसंख्या कैसे बढ़ रही है ना, कितने परसेंटेज के हिसाब से ग्रोथ कर रही है ईयरली। तो भारतीय जनसंख्या है जो वो ईयरली है, वो 2.4% के हिसाब से ग्रोथ करती है। और इस हिसाब से अगर आप देखो तो 36 ईयर में हमारे देश की जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगी। सपोज करिए कि अगर आज जिस रेट से हमारा ग्रोथ रेट है, यानी कि 2.4% पर ईयर ग्रोथ रेट है, तो ये है 2020, और 2020 में जब हम 36 साल ऐड कर देंगे तो 2056 में हमारी आबादी जस्ट डबल हो जाएगी। कैन यू इमेजिन कि कितने क्रूशल कंडीशंस हो सकते हैं। आज हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, 1 अरब 30 करोड़ लोग, और आप कल्पना करिए कि 36 साल बाद हमारे यहाँ 2 अरब 60 करोड़ लोग निवास करेंगे, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इनकी ज़रूरतों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है, इसको भी आप समझिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग बस यहीं पे विराम लगाते हैं। हमने इतने टॉपिक को क्लियर किया। पहले आप इन चीज़ों को अपने यहाँ भी पढ़ करके इसको समझ लीजिए, उसके बाद जो डाउट्स होगा हमको बताइएगा, और उसके बाद फिर हम कल एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।